नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सतीश देडिया। आज हम बात करेंगे कि ओम श्री गीतांजलि नगर ए एंड बी विंग में जो मिजरेबल घटना हुई, मतलब कि दुखदायक जो घटना हुई थी, सडनली बिल्डिंग का डिमोलिशन हुआ था, उससे हमें यानी कि हरिओम अपार्टमेंट्स के मेंबर्स को सीखने जैसा क्या है। मैं आपको ये वीडियो क्लिप पहले दिखाता हूँ। तो आपने ये देखा, ये बिल्डिंग कैसे गिरी, और सही में ये बिल्डिंग अचानक से गिरी थी उस दिन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बिल्डिंग अचानक ही रातों रात नहीं गिरी थी, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं थी। अगर वो घटनाएं जैसी हुई वैसी नहीं हुई होती तो शायद ये दिन नहीं आया होता। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी घटनाएं थी। हाँ, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि मुझे ये सब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ कैसे पता चला। तो ये देखिए, मैंने नोटिस भेजा हुआ था 12 मई 2018 को, हिना हाईटेक। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये 12 मई 2018, हिना हाईटेक, रीडेवलपमेंट ऑफ ओम श्री गीतांजलि नगर ए एंड बी। यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए, आई एम कंसर्न फॉर माई क्लाइंट्स ओम श्री गीतांजलि नगर ए एंड बी। और फिर मैंने आगे नोटिस लिखा है। इसका दिखाने का पर्पज ये है कि मैं कोई भी जो भी बात इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो मेरे व्यूज हैं वो हवा में नहीं है, उसके पीछे ठोस फैक्ट्स हैं जो कि मेरे पास मेरे नॉलेज में है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ विथ माई व्यूज। तो ये नोटिस भेजा हुआ था मैंने ओम श्री गीतांजलि नगर के साथ सोसाइटी की बिहाफ पे। और उस वक्त इस नोटिस से पहले कुछ दिन पहले मैंने इस बिल्डिंग के टेरेस पर सारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग भी की थी, ताकि उस दिन मैंने उनको बताया था कि इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली उनके जो डिफरेंसेस थे वो मिट नहीं पाए, और एक रातों रात ये बिल्डिंग गिरी। अब मैं आपको जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी और वो हो गई, जिसके कारण अल्टीमेटली ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, वो मैं इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि हरिओम अपार्टमेंट में मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, ए एंड बी विंग की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ एक ही सोसाइटी है। वैसे ही गीतांजलि नगर में भी ओरिजिनली एक ही सोसाइटी थी, वहाँ पे बड़ा लेआउट है और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, और उनकी एक ही सोसाइटी थी। लेकिन वहाँ के मेंबर्स में, पर्टिकुलरली उस बिल्डिंग की कमिटी में, उस वक्त की जो कमिटी थी, उनमें इतने सारे कुछ डिस्प्यूट्स थे जो सॉल्व नहीं हो पाए। और अल्टीमेटली जो ए और बी विंग के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने डिसीजन ये लिया कि सोसाइटी को बाइफरफिकेट करना है, यानी कि स्प्लिट करना है। तो 27 जनवरी 2012 को जो ओरिजिनल सोसाइटी एक ही थी, उसका उन्होंने बिल्डिंग वाइज बाइफरफिकेशन कर दिया। और जो ये बिल्डिंग है पर्टिकुलरली जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी का नाम पड़ा ओम श्री गीतांजलि नगर ए एंड बी सोसाइटी। उसके बाद 2 सितंबर 2012 को सोसाइटी ने हिना हाईटेक डेवलपर्स हैं उनके साथ एक एमओयू किया 13/3/2013 को। और कमिटी ने हिना हाईटेक को अपॉइंट करने के वक्त उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हिना की ऑफर जो है हाईएस्ट है। और वो समझने में वो समझ नहीं पाए कि हिना ने जो ऑफर दी थी वो इतनी एग्रेसिव ऑफर थी कि उसका इंटेंशन सिर्फ ये था कि वो प्रोजेक्ट कैसे भी, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कैसे भी करके हिना को मिल जाए, ये उनका इंटेंशन था। ये ऑफर लेने के बाद हिना हाईटेक जो है उनकी पॉलिसी के हिसाब से बाजार में निकले और इन्वेस्टर्स ढूंढने लगे कि भाई मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, आइए इसमें इन्वेस्ट करिए
और जॉइंट वेंचर वगैरह में वैसा जो भी अलग अलग प्रपोजल्स है वैसा बात चलने लगा। इससे पता चलता है कि उनको इंटेंशन उनका ये नहीं था कि हम काम करें, उनका इंटेंशन था कि कैसे भी करके प्रोजेक्ट ले लेना है, और उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं थी कि काम कर सके। ये सब जब पता चला तो 15 जून 2014 को कमिटी जो है फिर से ऑफर्स मंगाती है और उनको 4 ऑफर मिलती है। 4 अक्टूबर 2014 को कमिटी जो है कुछ लोगों की सिग्नेचर्स लेती है, मेंबर्स की, कि भाई हमें रीडेवलपमेंट में जाना है। 19 अक्टूबर 2014 को कमिटी फिर से वही मिस्टेक करती है जो उन्होंने हिना हाईटेक से किया था, और उन्होंने जलाराम संस्कृति निर्माण ये नाम के बिल्डर को उन्होंने अपॉइंट करने का डिसाइड किया। और उसके लिए जो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस होने चाहिए थे, कि भाई जैसा हिना हाईटेक के टाइम पे भी उन्होंने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया था, वैसा ही फिर से यही रिपीट किया उन्होंने मिस्टेक। और बिल्डर की कैपेसिटी है या उसके पास्ट रिकॉर्ड है, उसके प्रेजेंट कैपेसिटी है कि नहीं है, वो सब उन्होंने देखे बिना, ड्यू डिलीजेंस किए बिना, उन्होंने जलाराम संस्कृति का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इस बेस पे कि वो हाईएस्ट ऑफर थी, बहुत ज्यादा ऑफर थी। फिर 20 मई 2015 को सोसाइटी में कमेटी का इलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ मेंबर्स जो थे उन्होंने डिस्प्यूट्स रेज किया और फिर उसको उन्होंने चैलेंज किया, इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया। 6 नवंबर 2015 को कुछ मेंबर्स ने फिर से एलिगेशंस किए कमेटी के ऊपर, और इस सारे घटनाक्रम में जो मेजोरिटी मेंबर्स थे वो उन्होंने अपने फ्लैट्स भाड़े पर देके कहीं और चले गए। और इस तरह जो कमिटी थी और जो अपोजिंग ग्रुप था, दोनों के पास कोई मेजोरिटी नहीं थी, यानी कि दोनों इक्वली ऑलमोस्ट आपस में बढ़ गए, तो ताकि कोई भी फर्दर जो डिसीजन था वो ले ही नहीं पाए, और एक स्टेलमेट क्रिएट हो गया। अब ये कुछ और इवेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 27 मई 2016 को उनको डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर उनके फेवर में आ गया। 27 मई, आपको ये डेट सुनने जैसी है कि 27 मई 2016 का उनको डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन सोसाइटी जो है इस डिस्प्यूट्स की वजह से आगे के फर्दर स्टेप्स नहीं ले पाए, और मल्टीपल लिटिगेशंस हो गए, रजिस्ट्रार के सामने, हाईकोर्ट के सामने लिटिगेशंस चालू हो गए। 2015 और 16 में मेंबर्स हैं उन्होंने कंटाल कर मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। कुछ मेंबर्स ने मेंटेनेंस देना करना बंद कर दिया। इसके लिए सोसाइटी के पास रिपेयर करने के लिए फंड्स ही न बचे, और 2018 में कमिटी और जो अपोजिंग मेंबर्स थे कुड नॉट रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। उनके जो डिफरेंसेस थे इंटरनली वो इतने ज्यादा हो गए और वो रिजॉल्व नहीं कर पाए, और वो सीरियस डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट हो गए। इसी वक्त मैंने वहाँ पे एक मीटिंग ली थी उनके मेंबर्स के ऊपर। उनको मैंने बताया कि देखिए आपके जो डिफरेंसेस है वो आप बैठ के सॉल्व करिए। काफ़ी लंबा मीटिंग हमने किया, लोगों ने बताया भी, माना भी कि भाई हाँ ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन फिर भी वो डिस्प्यूट्स वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। 4 नवंबर 2020 को जो उनका दूसरा डेवलपर था जलाराम संस्कृति, उन्होंने एक सूट फाइल किया दिंडोशी कोर्ट में, 1304/2020 उसका नंबर है, यानी कि 1304 नंबर का केस 2020 की साल में सोसाइटी के सामने किया। अब शॉकिंग बात यह है कि 21 नवंबर 2020 में कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दे दी, यानी कि जिस सूट में ये जलाराम संस्कृति ने सूट फाइल किया था उस सूट में उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी कि इट वुड नॉट क्रिएट थर्ड पार्टी राइट्स, यानी कि सोसाइटी जो है जलाराम संस्कृति के अलावा किसी और बिल्डर को जब तक ये सूट का डिसीजन नहीं होता कोई नए थर्ड पार्टी राइट्स यानी नया डेवलपर अपॉइंट नहीं करेगा। और ये अंडरटेकिंग जो है कंटिन्यू होती रही, तारीख पे तारीख होती रही, और ये अंडरटेकिंग एक्सटेंड करते रहे। इसी बीच बीएमसी ने इन बिल्डिंग्स को डिलेपिलेटेड डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे हमें जानना जैसा है कि ये बिल्डिंग तो काफी पुरानी थी, डिलेपिलेटेड थे ही, लेकिन बीएमसी डिक्लेयर तभी करती है जब
सूट फाइल हो जाता है जिसमें अंडरटेकिंग हो जाती है सोसाइटी की ओर से, और फिर अचानक बीएमसी की ओर से बिल्डिंग को डिलेपिडेटेड भी डिक्लेयर किया जाता है। अब ये कोइंसिडेंस है कि नहीं है वो आपकी समझ के ऊपर है। अब ये जब नोटिस मिलती है, जो बाकी के मेंबर्स थे वो तुरंत हाईकोर्ट दौड़ते हैं और उसके ऊपर स्टे ले लेते हैं। स्टे भी किस बेस पे लिया कि भाई जो इस बिल्डिंग में हम हमारी जोखिम पे रहेंगे, यानी कि हमारे रिस्क पे हम उस बिल्डिंग में कंटिन्यू करेंगे रहना। और हाईकोर्ट ने जब पता चला कि ये सब डिस्प्यूट्स हैं तो उन्होंने एक मीडिएशन का ऑफर दिया, और मेंबर और डेवलपर के बीच में काफी लंबा मीडिएशन चला। ये मीडिएशन खत्म होने की ऑलमोस्ट तैयारी में ही था कि अगस्त 2022 को, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, ये एक जो बिल्डिंग थी वो सडनली कोलैप्स हो जाती है। और इस जैसे ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है, नेक्स्ट डे बीएमसी जो है हाईकोर्ट में मूव करती है और हाईकोर्ट को ये बताती है कि देखिए हमने ये नोटिस इशू की थी, लोगों ने खाली नहीं किया, आपने स्टे दिया था, अब ये स्टे आप वैकेट करिए, क्योंकि बाकी और दो जो विंग्स हैं उसमें भी मेंबर्स रह रहे हैं और उनको अगर खाली नहीं किया गया वक्त पर तो जान माल की नुकसान हो सकती है। तो हाईकोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया कि मेंबर्स को आप वार्निंग करो, उनको बोलो कि आप बिल्डिंग खाली करें और इमीडिएटली बिल्डिंग डिमोलिशन करो। ऐसे 2 दिन में बिल्डिंग खाली की, सभी जो वहां पे रहते थे बाकी के विंग्स में उनको खाली भी करना पड़ा और वो बिल्डिंग बीएमसी ने डिमोलिश भी कर दी। जो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी उसमें मेंबर्स जो है अपनी जान तो बचा पाए वहां के वॉचमैन की वजह से, लेकिन उनके काफी सारे वैल्यूएबल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जो वो नहीं निकाल पाए वो सारे बिल्डिंग के साथ ही जमीन में चले गए। और अभी ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद दूसरी बिल्डिंग को भी डिमोलिशन हुआ, तो इस तरह सारे मेंबर्स को रातों रात जो अपने फ्लैट खाली करके भाड़े के घर पे जाना पड़ा, और आज भी वो अपने खर्चे पर भाड़े के घर पे रह रहे हैं। यानी रीडेवलपमेंट जो था नियर फ्यूचर में इमीडिएटली स्टार्ट होने के कोई भी आसार नहीं है। तो आप इस केस का जो सार ये है कि 2012-13 से इस बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी, डिस्प्यूट्स हो गए, सोसाइटी का बाइफर्फिकेशन हो गया, स्प्लिट हो गया। सोसाइटी ने 2012, 13 और 14 इस तरह 2 बार उन्होंने 2 डेवलपर्स को भी अपॉइंट कर दिया था, हाईएस्ट ऑफर भी मिली थी, और 2016 में उनको डीम कन्वेंस ऑर्डर भी मिल गया था। इतने सब होने के बाद भी आज 2022 तक वो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो पाया। तो ये है घटना, मैंने जो आपको संक्षिप्त में बताई है। इसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अपनी वेबसाइट से ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, उसमें केस नंबर वगैरह भी है, वो आप उस अपने हिसाब से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट और डिंडोशी कोर्ट है उसकी भी वेबसाइट पर जाकर आप ये सारे डिटेल्स जान सकते हैं। तो ये है वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हरिओम अपार्टमेंट और गीतांजलि नगर जो ये बिल्डिंग डिमोलिशन हुई थी उसमें साम्यता क्या है, यानी कि सिमिलरिटी क्या है, ऐसी क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे केस में भी सेम है। तो जो गीतांजलि नगर में हुआ, जो गलतियां मैंने आपको ये बताई, 2012 से लेकर 2022 तक का 10 साल का समय उनके पास था, फिर भी बहुत सारी गलतियों पे गलतियां वो करते गए, और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कंपैरिजन के साथ, कि भाई गीतांजलि नगर में ऐसा ऐसा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली हरिओम अपार्टमेंट्स में भी, चाहे वो ए बी हो या सी हो, सेम टू सेम रिपीटेशन हो रहा है, जिससे हमें एक सीख मिलेगी कि हमें जो गलतियां ओम श्री गीतांजलि नगर के लोगों ने की है, वहाँ के रहवासियों ने, मेंबर्स ने की है, वो हमें समय रहते जाग जाना चाहिए और वो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, ताकि जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो। थैंक यू वेरी मच।